हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज सीखते हैं अणुसंख्या गुणधर्म का चौथा अणुसंख्या गुणधर्म है प्रसरण दाब। तो प्रसरण दाब समझने से पहले हमें एक सब पता होना चाहिए, प्रसरण प्रसरण होगा क्या बेटा, समझते हैं। प्रसरण तो इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझें। डेली लाइफ एग्जांपल में क्या आपने देखा होगा सॉरी, कि अगर हम किशमिश को पानी में भिगा दें, रात में मान लिया किशमिश लिए और उसको पानी में डाल दिए, तो आप देखोगे सुबह वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो किशमिश का जो पानी में भिगाने पर उसका जो फूलना है, उसका जो मोटा होना है, वही क्या है, प्रसरण है। वो घटना क्या कहलाएगी, प्रसरण कहलाएगी। या आपने देखा होगा कि भाई आप मम्मी को छोले बनाने, तो मम्मी क्या करेगी, रात में भिगो देगी पानी में, और जब सुबह देखेंगे तो सुबह क्या हो जाएंगे, छोले फूल जाएंगे। तो उनका भी फूलना या उनका मोटा होना क्या है, प्रसरण है। प्रसरण क्या होगा समझे। अगर रसायन की भाषा में डेफिनेशन बात करें, अगर हम दो विलयन लें, एक तनु एक सांद्र, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन में क्या होंगे, विलायक के कण सवतःगमन करेंगे और उन दोनों को कनेक्ट किससे करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से करते हैं। तो तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए सांद्र विलयन में प्रवेश पाएंगे और ये घटना क्या कहलाएगी, प्रसरण कहलाएगी। चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको, आइए समझे। भले मेरे पास एक पात्र है, मैंने क्या किया, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली, एक शब्द है बेटा यहाँ पे, अर्धपारगम्य झिल्ली, अभी चर्चा करेंगे इस पर होगा क्या। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको लिखूंगा भाई मैं एसपीएम, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेमी पेरिमल मेम्ब्रेन। इधर मैंने मान लिया एक विलियन है मेरे पास बेटा, और इधर दूसरा विलियन है। यहां पर जो पहला विलियन है वो है हमारा तनु विलियन, दूसरी चौक से लिख दे रहा हूं, तनु विलियन। और इधर जो है भाई वो है हमारा सांद्र विलियन। तो क्या होगा, यहां से जो विलायक के कण होंगे तनु विलियन से, विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के किसमें, सांद्र विलयन की ओर गमन करने लग जाएंगे और ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी परासरण। आइए अब जानते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी। अर्धपारगम्य झिल्ली वो होगी कि जिसमें से अगर हम किसी विलयन को गुजारेंगे तो उस विलयन में से केवल विलायक के कण तो अर्धपारगम्य झिल्ली से जा सकेंगे, लेकिन विलय के कण नहीं जा पाएंगे, तो वो कहलाएगी हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे मान लिया अभी मैंने किशमिश का एग्जांपल दिया था आपसे, कि किशमिश क्या हो जाएगी, अगर हम पानी में डाल दें तो वो फूल जाएगी। तो उसकी जो सतह है किशमिश की, इनके जो बाहरी लेयर है, वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी। और जो पानी है यानी कि, और किशमिश में जो रस है, वो रस है जो किशमिश में, वो सांद्र विलयन है, और जो पानी है वो तनु विलयन है। तो तनु विलयन से विलायक के कण यानी कि पानी के कण किसमें, किशमिश में एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और जब किशमिश में एंटर होना शुरू हो जाएंगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, धीरे धीरे फूलती चली जाएगी, और ये घटना क्या कहलाएगी, प्रसरण कहलाएगी। यानी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखूंगा इसकी, समझे। यदि किसी तनु विलयन व सांद्र विलयन, सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम से संबद्ध किया जाए तो तनु विलयन से, तो तनु विलयन से विलायक के कण, विलायक के कण सांद्र विलयन, सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। और यह घटना ही, और यह घटना ही
प्रासरण प्रासरण कहलाती है। जैसे अभी एग्जांपल बताया आपको किशमिश का फूलना, किसका एग्जांपल है भाई? प्रासरण का है। या दूसरा भी आप एग्जांपल कर सकते हैं घर पर, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या आप एक अंगूर ले, समस्त अंगूर बिल्कुल, यानी कि फ्रेश अंगूर होना चाहिए। उसको क्या करो, नमक का पानी बना ले, यानी कि पानी ले गिलास, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दे, उसमें क्या करो, 1 अंगूर डाल दो, रात भर भीगे रहने दो उसको। आप सुबह देखोगे तो अंगूर क्या होगा, वो पिचक जाएगा। मतलब क्या होगा, जो अंगूर का रस है वो क्या होगा, बाहर यानी कि विलयन की ओर गमन करने लग जाएगा। तो अंगूर के रस का पानी जब बाहर आ जाएगा, अंगूर से जब रस बाहर आ जाएगा, उस नमक के पानी में घुल जाएगा, तो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो घटना भी क्या है हमारी, प्रासरण है। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रासरण। अब समझते हैं प्रासरण दाब क्या हुआ। अब समझो बेटा, मतलब चित्र से यहाँ पे क्या हो रहा था, इस तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक के कण प्रवेश पा रहे थे। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर इस वाले विलयन पर दाब लगा दें, टेम्परेचर फिक्स रखें, ताप निश्चित रखें, और यहां पर दाब लगाना शुरू कर दें, और इतना दाब लगा दें कि इन विलायक के कणों को रोक दें। तो जो वो न्यूनतम दाब जो इस विलायक के कणों को रोक देगा इधर आने से, सांद्र विलयन बनने से, वो दाब कहलाएगा हमारा प्रासरण दाब। ये डेफिनेशन क्या होगी भाई इसकी, समझे। प्रासरण दाब वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण की घटना, जो प्रासरण की घटना को रोक देता है, रोक देता है, प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको इनके प्रासरण और प्रासरण दाब होगा क्या। अब यहां से क्वेश्चन बोर्ड में बड़ा फेमस है, वो पूछता है ऐसा वन टॉप समीकरण। तो वन टॉप समीकरण क्या है, समझते हैं। वन टॉप समीकरण, तो वन टॉप समीकरण क्या होगी। वन टॉप समीकरण को समझने से पहले आपने 11th क्लास में पढ़े थे 2 नियम, कौन कौन से, एक चार्ल्स का नियम और दूसरा बोयल का नियम। तो समझे चित्र के माध्यम से, यहां पे अगर मैं क्या करूंगा, तनु विलयन है, सांद्र विलयन है। अगर मैं 2 पात्र ले लू ऐसी, एक को कंपेरिजन यहाँ पे तनु है और दूसरे का भी तनु रखूंगा। चलो चित्र के बोयल के नियम से चले सीधा। तो बोयल वन टॉप नियम, बोयल वन टॉप नियम, समझे क्या होगा बेटा। यानी अगर मैं विलयन की सांद्रता को बढ़ाते जाऊंगा तो उसका प्रासरण भी बढ़ेगा। अगर विलयन की सांद्रता C हो और प्रासरण दाब P हो, तो पाई प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, विलयन की सांद्रता के। कब, जबकि ताप क्या हो भाई, ताप स्थिर हो, स्थिर ताप पर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा होगा अगर यहां पर हम सॉरी भाई, चार्ल्स वांट ऑफ नियम। तो चार्ल्स वांट ऑफ नियम क्या होगा, अगर हम यहां पर आयतन निश्चित कर दे तो पाई प्रोपोर्शनल होगा बेटा टी के। ये कब है, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर। मतलब क्या कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे प्रासरण दाब बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप घटाएंगे ऐसे ऐसे प्रासरण दाब घटेगा। इसको मान ले समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले समीकरण नंबर 2। अब देखो ये भी पाई प्रोपोर्शनल है, ये भी पाई के प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या लिख सकूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो यहां से बेटा पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा, पाई बराबर सी या 8 सी
टी। यहाँ पे आर क्या है भाई, आर है हमारा नियतांक, जो जिसका मान गैस नियतांक के बराबर होगा, यानी जहां आर एक स्थिरांक है जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। तो इसको मान ले भाई अभी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 हो गए भाई हमारे पास। अब देखते हैं आगे। अब देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारे पास बेटा, पाई बराबर आर सी टी। तो चूंकि सी क्या है भाई, सांद्रता है, तो सी बराबर होता है बेटा एन अपॉन वी, जहां एन क्या है, एन है भाई विलेय के मोलों की संख्या, और वी क्या है, वी है विलयन का आयतन। तो यहाँ पे सी का मान मैं कहां पे रख दूंगा, इस समीकरण 3 में रख दूंगा भाई, जो ये समीकरण 3 माना में, जो समीकरण 3 माने थे उसमें रख देंगे। तो यहां से जो बेटा पाई बराबर आर एन टी अपॉन वी और टी। तो यहां से पाई एज इट इज, इस वी की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई वी बराबर इस एन को पहले लिख दे रहा भाई मैं, एन आर टी। ये समीकरण नंबर 4। और जो समीकरण नंबर 4 है ये कहलाए भाई हमारे वान ऑफ समीकरण। यहाँ पे जान ले कौन क्या क्या है। पाई, पाई है बेटा हमारा प्रासरण दाब, वी, वी है बेटा विलयन का आयतन, एन, एन है बेटा विलय के मोलों की संख्या, इसके बाद क्या बचता है भाई, इसके बाद बचता है आर, आर बता दिए वहां पे स्थिरांक है। इसके बाद कौन बचता है, टी, टी है बेटा परम ताप, और ताप किस में है भाई, केल्विन में, केल्विन में। तो ये है हमारी जो समीकरण नंबर 4 है, ये कहलाए हमारी वान ऑफ समीकरण। न्यूमेरिकल में बेहद इंपॉर्टेंट यूजफुल होती है भैया, और न्यूमेरिकल पूछता भी है यहाँ से वान ऑफ समीकरण से। सी, सी है यहाँ पर बेटा विलयन की सांद्रता, चलो मैं लिख दे रहा, सी, सी है भाई विलयन की सांद्रता। तो इस तरह से हम प्रसारण दाब को आसानी से समझ सकेंगे। तो बेहद आसान टॉपिक है और मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।